तो बच्चों आज ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे और ये थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों आखिरी लेक्चर है ना। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कार्नोट इंजन के बारे में, इंट्रॉपी के बारे में, ठीक है, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ढेर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज बस दो टॉपिक 5 मिनट्स लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। एक मैं आपको हीट पंप के बारे में बताऊंगा और एक रेफ्रिजरेटर के बारे में। इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज एक डीपीपी करेंगे जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हीट इंजन और आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर होगा और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे हुए क्वेश्चंस, जेईई मेन और नीट में आए हुए क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो चलो आज अपनी पढ़ाई हम लोग शुरू। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। रेफ्रिजरेटर को एक और हम लोग डिवाइस से यहाँ रिलेट कर लेंगे, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन, इन दोनों की वर्किंग सेम होती है। और ये जो हीट पंप है बच्चों, ये हीट पंप, इसका यूज हम लोग विंटर में करते हैं। खासकर इंडिया में तो ये नहीं होता, लेकिन मान लो बहुत सारे फॉरेन कंट्री में है जहाँ जो है उसमें क्या होता है कि रूम को गर्म करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अभी मैं दोनों पे आऊँगा एक एक करके। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की। देखो इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशन में क्या करना है, हम लोगों का क्या ज़रूरत है, क्या डिज़ायर्ड इफेक्ट अपना क्या है। रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन दोनों में हमें ये गोल होता है कि जो अपना वहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर को कम से कम करवाना। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी तुम कोई सब्सटेंस रखते हो या रूम का भी टेम्परेचर है तो इसको घटाना है। टेम्परेचर कैसे घटेगा, तो इसमें से हीट निकालना होगा और उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो तुम खुद सोचो, रेफ्रिजरेटर के अंदर तो टेम्परेचर ऑलरेडी कम होगा और बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होगा। एयर कंडीशन में भी रूम का टेम्परेचर कम होगा और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब अपना यहाँ पे टारगेट है कि हम लोग हीट को लो टेम्परेचर वाले बॉडी से ऑलरेडी निकाल के हाई टेम्परेचर के पास भेज दें। कहाँ से कहाँ बच्चों, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। आप बताओ क्या हीट अपने आप ये जाएगा, ऐसा कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर में जैसे मान लो अंदर में आपने कोई सामान रखा तो वो सामान की टेम्परेचर को, जैसे मान लो आपने आइसक्रीम ही जमाना है, आपको आइस जमाना है, तो आप लगातार उससे हीट निकाल के बाहर फेंकोगे तब तो उसकी जो है इंटरनल एनर्जी घटेगी और वाटर जो है आपका सॉलिडिफाई होके आइस बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग की यहाँ पे ये कोशिश है कि हम लोग जो बॉडी लो टेम्परेचर है उससे हीट निकाल के किसको दे दें, हाई टेम्परेचर को। तो ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। ये काम दोनों जगह पे होगा। तो पहले इसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग इधर देखते हैं। तो इसका मतलब है कि तभी तो रेफ्रिजरेटर और एसी को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्क के फॉर्म में इस काम को बाय प्रेशर करवाती है। अपने आप तो ऐसा होगा नहीं कि हीट जो है आपका लो टेम्परेचर वाले बॉडी से हाई टेम्परेचर में जाए। तो ये देखो हीट इंजन का जस्ट उल्टा हुआ। हीट इंजन में क्या हो रहा था, हाई टेम्परेचर से कहाँ आ रहा था हीट, लो टेम्परेचर पे, और उसमें से तुम वर्क करवा ले रहे थे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तुमको लो से हाई में हीट भेजना है एंड फॉर दैट यू हैव टू डू वर्क। तो मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, लोगों को इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है। आप जरा देखो तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एक इसका मैं आपको वर्किंग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमने एक सर्कल बना लिया, दिस इज मशीन ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपको क्या करना है इस बार यू हैव टू डू सम वर्क। तब ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, बॉडी एट लो टेम्परेचर, बॉडी एट लो टेम्परेचर से, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं TL, इससे ये हीट निकालेगा। कितना हीट निकाला इसने, QL, ठीक है। और
ये हीट को रिलीज करेगा किसके पास बच्चों? सराउंडिंग जो कि हाई टेम्परेचर पे है। बॉडी एट हाई टेम्परेचर, समझ गए ना? बॉडी एट हाई टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर मान लो TH है। क्लियर? तो मान लो QL हीट यहां से निकाला, प्लस आपने ये वर्क किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया इलेक्ट्रिकल मशीन के द्वारा, और ये वर्क और QL मिलके यहां से QH हीट एक्सट्रैक्ट हो गई। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के बाहर, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के बाहर या AC के बाहर जब अपना हाथ आप लगाओगे तो आप देखोगे कि वो वहां से गर्म हवा निकल रही होती है। क्यों गर्म हवा निकल रही होती है? तो वजह क्या है कि आपको एक तो वो बॉडी से जो हीट निकला वो, प्लस आपका दोनों वर्क निकल के वहां गया। और यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लिख सकते हो बच्चों, यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख सकते हो QH इज इक्वल टू, तो इस तरीके से यहां पे ये हमारा आ गया QH इक्वल्स टू QL प्लस W, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि QL अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से निकाली गई, QL अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से निकाली गई, और यहां से आपने उसके ऊपर क्या किया? वर्क, एंड फाइनली ये जो पूरा एनर्जी है आपका वो हाई टेम्परेचर को चला गया। समझ गए? चलो अब हीट पंप को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों यहां पे एक टर्म है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हीट पंप को भी कुछ देर बाद करते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे। यहां एफिशिएंसी डिफाइन नहीं की जाती है, यहां डिफाइन की जाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसे परसेंटेज में नहीं बताते हैं, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों इसको K से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? K से। तो अब देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? तो आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये यहां डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज योर आउटपुट। तो आउटपुट वो होता है जो आप चाहते हो आपके काम का। तो आपके काम का क्या है? क्या ये बाहर में जो हीट मिला रेफ्रिजरेटर के बाहर या फ्रिज के बाहर, वो तो एग्जॉस्ट हो गया, वो तो बेकार हो गया। मेरे काम का क्या है? तो मेरे काम का ये है, आखिर हमने इसका यूज क्यों किया था? इसका हमने यूज किया था इसलिए ताकि हम लोग वहां से हीट को बाहर निकाल सकें। बच्चों अपना आउटपुट क्या है? अपने को फायदा क्या हो रहा है? तो फायदा ये हो रहा है कि हमें चाहिए क्या था कि उस बॉडी को जिससे हम हीट निकाल रहे हैं, उसको जिसको हम फ्रीजर में डाले हैं, उसको मेरे को उसको क्या करना है? उससे हीट निकलवाना है। तो QL जो है ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, ये मेरे लिए फायदेमंद है। इसी के लिए हमने फ्रिज को लाया था ताकि उसके अंदर रखे हुए चीज़ों से हीट हम निकाल के बाहर एक्सट्रैक्ट करें। तो QL इज आवर आउटपुट, और इनपुट क्या है? तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल लग रहा है, वो कैसे लग रहा है? तो ये जो फ्रिज उसके ऊपर वर्क कर रही है, जो उसका इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कर रहा है। तो W इज आवर इनपुट, और ये वैल्यू आपका मोर देन 1 होगा, हो सकता है। तो इसमें दिक्कत, इसमें घबरा मत जाना कि एफिशिएंसी वाली बात यहाँ पे कि आप लेस देन 1, ऐसा नहीं है, ये एफिशिएंसी नहीं है। दिस इज नॉट एफिशिएंसी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और अगर मान लो अगर ये कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा है, फॉर कार्नोट साइकिल, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को QL अपॉन, अच्छा W को क्या लिख सकते हैं? तो W को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग QH माइनस QL। W को तो ये लिख सकते हैं QH माइनस QL, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं QH माइनस QL। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और टेम्परेचर के फॉर्म में अगर ये कार्नोट साइकिल पे काम करे तो सीधा बात है, जहां हीट है वहां पे आप टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हो TL अपॉन TH माइनस TL, यानी बॉडी एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अपॉन बॉडी एट हाई टेम्परेचर माइनस बॉडी एट लो टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो ये चीज आप कर लोगे तो आपका इससे
आराम से कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा। ध्यान से देख लो, TL अपॉन TH माइनस TL या QL अपॉन W, ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे। दिस इज नॉट एफिशिएंसी, इसे परसेंटेज में व्यक्त आपको नहीं करना है। और टेम्परेचर याद रखना है आपको, किस में लेना है, केल्विन में। तो दिस इज वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर की वर्किंग है, ठीक है, या एयर कंडीशनिंग की। अब हम लोग बात करते हैं हीट पंप की। तो पहले आप इसे अच्छे से लिख लो, लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग बात करते हैं हीट पंप की। तो हीट पंप क्या करेगा वो देखते हैं। बात करेंगे बच्चों हीट पंप, हीट पंप की। हीट पंप क्या करेगा वो समझो। हीट पंप, जैसे मान लो कि किसी ऐसे कंट्री में जहां ठंड ज़्यादा पड़ती हो, तो वहां हम लोग इस डिवाइस को लगाएंगे और ये डिवाइस अंदर की ओर हीट भेजेगा, क्योंकि हमें हीट चाहिए। तो वहां पे देखो, अब विंटर सीजन है, बाहर बहुत ठंड है, तो बाहर में उल्टा क्या है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बाहर में लो टेम्परेचर, और अंदर में क्या है आपका, हाई टेम्परेचर, है ना। तो आपको यहां पे हाई टेम्परेचर पे हीट को भेजना है। तो हालांकि यहां पे भी अगर आप जो सिस्टम है वो वैसा ही होगा। हीट कहां से लाना है आपको, बॉडी एट लो टेम्परेचर, जो कि सराउंडिंग है, बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो वहां से आपने QL लाया, ये TL इसका टेम्परेचर है। तो मान लो यहां से QL एक्सट्रैक्ट किया, और ये अपने आप तो होगा नहीं, फॉर दैट यू हैव टू डू सम वर्क, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। हीट इंजन में आपको वर्क मिलता था, यहां आपको वर्क करना पड़ रहा है, और तब ये दोनों मिलके आपके रूम के अंदर आ जाएगा। दैट इज बॉडी एट हाई टेम्परेचर, यानी TH, और ये QH आपके रूम के अंदर आ गया। तो देखो, बॉडी एट लो टेम्परेचर से QL हीट निकाला गया, वर्क किया गया। तो यहां तक तो बिल्कुल ये रेफ्रिजरेटर के जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। बस वहां ये था कि रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंकना था, और यहां क्या है, बाहर की टेम्परेचर कम है, वहां से हीट निकाल के अंदर रूम के अंदर लाना है। तो QH इक्वल्स टू, अभी भी लिखोगे QL प्लस W, ये ऐसे ही लिखाएगा। लेकिन जब बात आएगी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो वहां एक चेंज आने वाला है, वो देखो। यहां पे अगर लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको K से डिनोट करेंगे, तो फिर हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बच्चों एक बात गौर करना, एक बात गौर करना, आउटपुट क्या है आपका, क्या आउटपुट है। तो पिछली बार फ्रिज के अंदर रखे हुए बॉडी से हीट निकालना इज आउटपुट। इस बार आउटपुट यानी फायदा क्या है, आप आउटपुट मतलब क्या, आपका फायदा। तो आपका फायदा है कि आपको हीट कितना मिला, यानी QH आपके रूम के अंदर आया, दिस इज योर फायदा, दिस इज योर प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट यहां QH है और इनपुट हमारा क्या हो गया, W। तो बच्चों अब QH अपॉन W को क्या लिख सकते हैं, QH अपॉन W को हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, QH इक्वल्स टू अभी भी लिख सकते हैं QL प्लस W, एनर्जी के कंजर्वेशन से, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, QH माइनस QL। तो अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे अब K इक्वल्स टू क्या क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। K इक्वल्स टू पहले क्या लिखोगे, देखो QH के जगह QH रहने दो, और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, QH माइनस QL, ये लिख सकते हो। पिछली बार याद है ना, पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊपर में QL था, ऊपर में QL था, और नीचे क्या था, QH माइनस QL। अभी उल्टा है, टेम्परेचर के हिसाब से भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा TH अपॉन TH माइनस TL। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। अब इन दोनों के कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है,
रेफ्रिजरेटर और आपका हीट पंप में, वो देखते हैं। लिख लो, पहले से जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज करो, लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो क्या करना है अभी अपने को। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो देखो के रेफ्रिजरेटर कितना आया था अभी आपका, देखिए याद कीजिए कितना आया था, TL अपॉन TH माइनस TL। और के हीट पंप कितना आया बच्चों, ये आया आपका TH अपॉन TH माइनस TL, यही आया ना। तो अब एक बात देखो, एक बात तो पक्की बात है, अब बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ KH से समझ जाना हीट पंप है। तो एक बात तो पक्की है कि कॉफिशिएंट ऑफ हीट पंप ज़्यादा होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन से। ओके, अब एक चीज़ सोचते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या डेवलप किया जा सकता है। तो बच्चों जवाब है ऑफ कोर्स। कैसे, सो देखो, अगर आप के आर में 1 ऐड करते हो, ठीक है, के आर में 1 ऐड करते हो, तो के आर क्या है आपका TL अपॉन TH माइनस TL प्लस 1 लिखो। एलसीएम ले लोगे TH माइनस TL और इससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा TL प्लस TH माइनस TL कैंसिल, तो फाइनली ये आ जाएगा TH अपॉन TH माइनस TL। और ये क्या है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप। इसका मतलब ये हो गया कि आज से हम लोग याद रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 के बराबर होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखना इनके बारे में, और कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाते समय ध्यान से देख लेना कि हीट पंप लिखा हुआ है या फिर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को एक साथ रखना है और हीट पंप यानी हीटर को अलग रखना है। तो इसे जल्दी से लिख लो। और सारा टेम्परेचर जो है बच्चों यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे किसके फॉर्म में, केल्विन के फॉर्म में। अब बच्चों फाइनली ये 3 फॉर्मूला हम लोग के पास है, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो मैं अब इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताता हूँ। ये तीनों है क्या, ये नीटा है आपका हीट इंजन का फॉर्मूला, ठीक है, नीटा जो है आपका हीट इंजन का एफिशिएंसी का, दैट इज TH माइनस TL अपॉन TH। ये रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है या एयर कंडीशन का, और ये हीट पंप का है, दैट इज TH अपॉन TL। अब इन सब में आपस में क्या रिलेशन है, तो एक तो हमने डिराइव कर लिया, दैट इज हीट पंप का जो कोफिशिएंट है वो रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट प्लस 1। अब हीट पंप और हीट इंजन के एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन देखो, ये जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट। तो आप लिख सकते हो नीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KHP। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे नीटा और इसके बीच में रिलेशन इनवर्स का हो गया ना। नीटा क्या है, TH माइनस TL अपॉन TH, और ये है TH अपॉन TH माइनस TL। फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, और इसके जगह लिख सकते हैं K रेफ्रिजरेटर अब प्लस 1, ठीक है ना। कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो उस केस में अगर किसी इंजन को आप रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट करोगे तो उसके नीटा और बीटा के बीच में ये रिलेशन होगा, नीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका एफिशिएंसी है और कोफिशिएंट ऑफ पावर, ये सारा चीज़ आप याद रखना। इस पे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, इस पे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी आप वो DPP में देख लोगे। एक बात और,
टीएल वाले बॉडी के लिए हमेशा यूज करना सिंक, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी हो। लो टेम्परेचर वाले को हम लोग सिंक बोलेंगे और हाई टेम्परेचर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। तो ये भी आप थोड़ा देखना, कभी कभी सोर्स और सिंक वाले चीज़ों पे भी आपको वो फंसा सकता है क्वेश्चन में। तो आप याद रखना, लो टेम्परेचर वाले को सिंक और हाई टेम्परेचर वाले को सोर्स। तो इनके बीच में ये सारा रिलेशन अपने दिमाग में सेट रखना। क्लियर? चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिख लो, लिख लिया आपने? चलो तो बच्चों अब हम लोग एक डीपीपी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो आपके सामने देखिए। तो मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस डाल दिए इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो। तो डीपीपी 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं और इससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करना जरूरी है आपका। तभी ज़्यादातर क्वेश्चन आज के डेट में इंजन, रेफ्रिजरेटर और बाकी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही आते हैं। तो टोटल मैंने इसमें आपको 30 क्वेश्चंस दे दिया है, 30 क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले आप देखो, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आप वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करने का ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन बोर्ड पे, वीडियो पॉज करो। जेईई मेन 2019, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है कि अपने को करना क्या है। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहली बात देखो, अब ये जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो करना क्या है आपको, देखो क्या लिखा हुआ है। कोई एक प्रोसेस है जिसमें VT इक्वल्स टू के लिखा हुआ है, VT इक्वल्स टू के, और 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। गैस कैसा है बच्चों? मोनोएटॉमिक। गैस कैसा है? मोनोएटॉमिक। और ये वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। फिर कहता है गैस जो है टेम्परेचर का वो बढ़ाया जाता है डेल्टा टी से। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, क्यों पूछ रहा है? अब देखो जरा दिमाग लगाते हैं बच्चों। Q इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है W प्लस डेल्टा U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन इससे भी अच्छा मैंने आपको यह बताया हुआ है कि Q की जगह आप NC डेल्टा T भी लिख सकते हो। तो आपको यही तो पूछ रहा है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो N की वैल्यू 1 दी गई है इंटू C, और टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो भी डेल्टा T का है। तो अगर अपने को इस प्रोसेस का, ये जो प्रोसेस है आपका, प्रोसेस क्या है आपका? VT इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी आपको मिल जाए और उस वैल्यू को C को रख दोगे, फिर तो काम बन जाएगा आपको। अब ये जैसा कि आप देख रहे हो, कोई ये नॉन प्रोसेस तो है नहीं, VT कांस्टेंट। तो ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। जब कोई प्रोसेस नहीं है मतलब कौन सा प्रोसेस मान के चलेंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमको इसको लाना है PVX टू द कांस्टेंट वाले फॉर्मेट में। और जब ये आ जाएगा तो आप अपने कॉपी में देखो, मैंने मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, RF/2 प्लस 1 माइनस एक्स। ये C का फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो इसका मतलब है कि अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है x की वैल्यू निकालना, और ये गिवन है। तो देखो, और वो वहां से C आ जाएगा, हम लोग यहां रख देंगे और अपने को आंसर मिल। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, कोई भी आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT को तो फॉलो करता है बच्चों। तो T के जगह हम लोग लिख सकते हैं PV अपॉन nR, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब देखो यहां पे क्या है, VT इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो V के जगह V रहने दो और T के जगह लिख दो PV अपॉन nR इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्वेश्चन में K दिया हुआ है, K मतलब कांस्टेंट, तो K। अब ये nR को उधर भेज दो, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया आपका? PV स्क्वायर nRK, और ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो ऑटोमेटिकली PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब सीधी सी बात है, स्क्वायर का देखो V का स्क्वायर है, इसका मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और जब x की वैल्यू 2 आ गई तो फटाफट आप देखो
यहां फॉर्मूला C इक्वल्स टू R, और गैस है मोनोटॉमिक। क्वेश्चन में पढ़ के देखो, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3/2, और x के जगह क्या रख दोगे 2, तो 1/1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर? तो ये 3/2 माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2, दैट इज R/2। तो C इक्वल्स टू आ गया आपका R/2। और ये बात समझ में 3 कैसे आया? मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, और x की वैल्यू हम लोग वहां से निकाल रखे हैं। तो अब सीधी सी बात है, अब आ जाओ यहां पे। तो Q इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? तो Q इक्वल्स टू 1 इंटू C इंटू डेल्टा टी। C के जगह रख दोगे R/2, तो ये हो जाएगा 1/2 R डेल्टा टी। ये आपका आंसर आया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो कौन सा हो गया 1/2 R डेल्टा टी। दिस इज द आंसर। तो आप यही है, आप कॉपी, मेरे कॉपी को ध्यान से पढ़ो, जो नोट्स में बताता हूं आप अच्छे से पढ़ो। सारा चीज आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड ही काम किया गया है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देख लिया आपने। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो देखो। अगेन जेईई मेन 2019। तो अब इसमें क्या कर रहा है बच्चों कि यहाँ पे एक रिजिड डाई एटॉमिक आइडियल गैस है जो एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू गया रूम टेम्परेचर। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर दिस प्रोसेस इज TVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो दो चीज यहां पे मार्क करने वाली है, पहले वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। दो चीज यहां पे क्या ध्यान देना है बच्चों, एक ये कि ये डायटॉमिक है और दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है और डायटॉमिक है। तो आ जाओ वापस, चलो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में क्या करना है अपने को, डायटॉमिक गैस है तो उसके लिए पहले गामा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको हर वैल्यू याद रखना चाहिए। तो गामा की वैल्यू डायटॉमिक गैस के लिए होती है बच्चों 7/5, यानी CP/CV को ही गामा बोलते हैं। तो 7/5। ओके, क्लियर है। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में PV गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, लेकिन हम लोग को किसके बीच रिलेशन पूछा, TVX। तो बच्चों एक बात सुनो, सीधी बात है, PV इक्वल्स टू nRT लिख सकते हैं। सो P इक्वल्स टू nRT अपॉन V लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आ जाओ यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को चेंज कर दो बस। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखो TV के बीच, अगर नहीं भी याद है तो यहां से हम लोग काम कर लेंगे। तो P के जगह रख देंगे हम लोग यहाँ पे nRT और नीचे में V और इंटू V का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो यहां से nR को उधर भेज दो और वॉल्यूम को ऊपर ले आओ। तो T V का पावर गामा इंटू V का पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इसे लिख सकते हैं T V का पावर गामा -1, क्योंकि V का पावर गामा इंटू V का पावर -1, तो हो जाएगा गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, TVX इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गामा -1 किसका रोल प्ले कर रहा है, X का। तो सो X इज इक्वल टू गामा -1, और गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7/5 -1, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। तो x की जो वैल्यू आएगी यहां पे बच्चों वो आएगी 2/5। तो कौन सा आंसर हो गया, तो आंसर हो गया नंबर 1। कितना सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है तो काम आपका बनता चला जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया वो आया 2/5। तो आप 2/5 मार्क कर दो। तो इसे लिख लो जिसे लिखना है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, और ये क्वेश्चन भी है आपका, ये भी आपका जेईई का क्वेश्चन है। थोड़ा टफ है क्योंकि पहली बार आपके साथ, टफ क्यों है, तो आपके सामने जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है
टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच, और ग्राफ भी उसी के बीच दिया गया है, और वहां से आपसे क्या पूछा जा रहा है, एफिशिएंसी। तो एक बार वीडियो पॉज करो और आप ट्राई करो सॉल्व करने का। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। चलो आपने सॉल्व कर लिया, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि एफिशिएंसी कभी भी अगर किसी इंजन की निकालनी हो तो QH माइनस QL, है ना, यही वर्क हो जाएगा, डिवाइडेड बाय QH, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक, अब सबसे पहली बात कि जहां QH जो है ये हीट सिस्टम को दिया जाता है और QL सिस्टम से हीट बाहर निकलता है, ठीक है। अब आपके सामने सर्किट जो है, सर्किट नहीं, ग्राफ। अब जो आपके सामने ग्राफ है वो है किसके किसके बीच में, तो टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो कैसा है, तो ग्राफ बच्चों आपका एक ट्रायंगल है, इस तरीके से बना हुआ, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पे इस एक्सिस पे आपका इंट्रोपी है, ये S0 है, ये 2S0 है। रही बात टेम्परेचर की तो ये T0 है एंड दिस इज 2T0। और प्रोसेस ऐसा है, इस तरीके से आपको एरो मार्क किया हुआ है। सवाल है इससे क्या फायदा होगा, तो सुनो क्या फायदा होगा। बात यह है कि देखो इस इंजन में टोटल 3 स्टेप है, इस ग्राफ को देख के तो यही पता चल रहा है। मान लो ये है आपका 1 और ये है 2। 1 से लेके 2 तक में आपने देखा इंट्रोपी बढ़ा, तो इंट्रोपी बढ़ा मतलब जरूर हीट दिया जा रहा होगा, तो इस प्रोसेस में हीट दिया जा रहा होगा और वो होगा QH, क्लियर। और 2 से 3 वाले प्रोसेस में हीट निकाला जा रहा होगा, कैसे, तो इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। इंट्रोपी घटने का मतलब वही होता है हीट निकालना वहां से। तो बच्चों यहां से उस इंजन से हीट निकाला जा रहा होगा QL, और ये आपका प्रोसेस जो 3 to 1 है, इस दौरान इंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं आया है, मतलब Q क्या हो गया, 0। तो मेरे को QH भी चाहिए, QL भी चाहिए, और इस ग्राफ से वो कैसे मिलेगा, तो बहुत आराम से मिल जाएगा। आप देखो अगर y और x के बीच में ग्राफ होता है बच्चों, y और x के बीच में, तो मैंने आपको ग्राफ में बता रखा है कि इसका जो एरिया अंडर x एक्सिस होता है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या लिखते हो, y dx। y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये इस कर्व का एरिया आ जाएगा आपका x एक्सिस पे। ठीक इसी तरीके से अगर इसका एरिया हम लोग इंट्रोपी वाले एक्सिस पे निकालना चाहें तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, टेम्परेचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ds के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा पता है तुम्हें, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं बच्चों, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। तो आपको पता है बच्चों कि dq बाई t इज इक्वल टू क्या होता है, ds। फॉर्मूला बताया था ना, तो छोटा सा हीट अमाउंट जो सिस्टम को दिया अपॉन सिस्टम का टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन इंट्रोपी। तो t को उधर भेज दो, तो dq इक्वल्स टू हो जाएगा ये tds। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, इधर dq और इधर tds, तो dq हो जाएगा q, और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो बहुत एक अच्छी चीज आपको मैंने बता दी यहाँ पे कि जब कभी भी टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच ग्राफ दिया हुआ हो तो इंट्रोपी वाले एक्सिस पे जो एरिया होगा वो एरिया आपको क्या देगा, Q। देखो है ना, एरिया इक्वल्स टू y dx, तो y पे कौन है t, x पे कौन है ds, और वो एरिया को मैंने हीट एक्सचेंज के बराबर कर लिया। तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि 1 से 2 तक में कितना हीट देना पड़ा। तो बच्चों 1 से 2 तक में हीट देना पड़ रहा है, वो हम लोग को पता है, कैसे, यहां से यहां तक में। तो सीधी सी बात है, ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया होगा, है ना, ये पूरा एरिया निकालोगे ना यहां से, तब वो एरिया आपको क्या दे देगा, QH। तो QH के लिए ये पूरा एरिया ट्रेपीजियम का निकालना होगा, जो हो जाएगा 1/2।
अब ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए, है ना, और ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/2 इंटू एस नॉट, अब प्लस ये साइड है टी नॉट और ये साइड है 2t नॉट, तो एस नॉट इंटू टी नॉट अब प्लस 2t नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 3t नॉट। तो QH की वैल्यू जो निकल के आ गई 3/2 एस नॉट टी नॉट, दिस इज QH। क्लियर? QL कितना होगा बच्चों? तो QL भी निकाल लेते हैं। QL मतलब यहां से यहां तक में, तो निश्चित तौर पे ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आप देखोगे, ये वाला जो एरिया देखोगे वो QL को रिप्रेजेंट करेगा जो वहां से हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये एरिया एक आपका देखो एक रेक्टेंगल होगा जिसका ये साइड होगा T नॉट और ये साइड होगा S नॉट, तो सीधी सी बात है ये एरिया हो गया S नॉट इंटू टी नॉट। अब QL भी मिल गया। अब आ जाओ फॉर्मूला में, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो नीटा इक्वल्स टू 3/2 एस नॉट टी नॉट माइनस एस नॉट टी नॉट अपॉन 3/2 एस नॉट टी नॉट। तो बच्चों 3/2 में से 1 घटाए तो 1/2 आएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 1/2 एस नॉट टी नॉट एंड नीचे में 3/2 एस नॉट टी नॉट, तो यहाँ से 2 कैंसिल, एस नॉट टी नॉट कैंसिल, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 1/3। तो एफिशिएंसी आ गई 1/3। टफ क्वेश्चन था लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये कॉन्सेप्ट नया है, आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो गया इसकी एफिशिएंसी हो गई 4th, दैट इज 1/3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 3। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपने लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि यहां पे 2 कार्नोट इंजन है, एक इंजन ए है, दूसरा इंजन बी है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सीरीज में लगा हुआ है। बात समझ रहे हो? सीरीज का मतलब क्या हुआ? एक के बाद दूसरा इंजन, मतलब एक का जो सोर्स है फिर उसका सिंक होगा और उसका सिंक उसके लिए सोर्स का काम करेगा। आ रही है बात समझ में? मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहली बात है 2 इंजन है, एक आपका यहां पे इंजन 1, तो इंजन 1 ने यहां से हीट लिया, ये आपका ए है, इसने हीट यहां से लिया और फिर यहां पे हीट को रिजेक्ट किया, यानी ये इसका सोर्स हो गया, ये इसका सिंक हो गया। सोर्स को और ये हो गया सिंक। सिंक को आपको फिर यहां के बाद ये जो सिंक है ये अगले इंजन के लिए किस चीज का काम करेगा? E2 के लिए, यानी इंजन बी के लिए सोर्स का काम कर रहा होगा। ये इसके लिए क्या काम कर रहा होगा? सोर्स का। और इसका सिंक फाइनली यहां पे होगा, ये यहां पे हीट रिलीज कर दिया, ठीक है। और इसने वर्क किया मान लो WA और इसने वर्क किया WB। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि जो दोनों का वर्क आउटपुट है वो दोनों का वर्क आउटपुट सेम है। वर्क आउटपुट ऑफ 2 इंजन्स आर इक्वल, वर्क आउटपुट दोनों के सेम है। तो टेम्परेचर पूछ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर जो है ए रिसीव्स हीट T1, यानी कि इसका हीट टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन। और फाइनली जो आपका इंजन बी जो आपका जो रिजेक्ट करता है हीट रिजर्वॉयर एट T3, है ना, हीट रिजर्वॉयर एट T3, जो आपका बी जो रिजेक्ट कर रहा है हीट T3, वो यहां का टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। तो आपको बीच में जो है ना इसका टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी T2 का टेम्परेचर। ये T1 हो गया, T2 का टेम्परेचर पूछ रहा है, T3 इज गिवन। ये आपको कैलकुलेट करना है।
अब वर्क आउटपुट सेम है, तो देखते हैं फिर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये सोर्स है, ये सिंक है। अब इसको ना ऑब्लिक में सोर्स भी लिख सकते हैं, किसके लिए, बी के लिए। ये सोर्स का काम और ये इसका फाइनल सिंक हो गया। तो एक बात सोचो, मान लो इससे इसने Q1 हीट खींचा, तो Q2 यहां पे भेज दिया और इसी Q2 को इसने सप्लाई कर दिया अपने इंजन को, एंड फाइनली Q3 बाहर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जैसा कि देखो WA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, तो ये जो इंजन वर्क कर रहा है WA, दैट एनर्जी के कंजर्वेशन से सीधी सी बात है, Q1 में से ही WA बना और कुछ हीट रिजेक्ट हुआ, तो आप लिख सकते हो WA इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, एक इक्वेशन। और WB जो होगा बच्चों वो हो जाएगा, अब इसमें Q2 में से WB बना और Q3 गया, तो WB हो जाएगा आपका Q2 माइनस Q3। अब ये दोनों का वर्क डन सेम है, वर्क आउटपुट सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं WA इक्वल्स टू WB। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों यहां से, तो सीधी सी बात है Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2 माइनस Q3। आ रही है बात समझ में? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको इधर ले आते हैं। तो यहां से इसको इधर ले आएंगे तो Q1 माइनस Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2Q2। समझ रहे हो बात को? तो Q1 माइनस Q3 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 2Q2। अब एक काम करो, Q2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइनल आंसर टेम्परेचर के फॉर्म में निकालना है, तो इसको सेपरेट कर लो, तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q3 अपॉन Q2 आई इक्वल्स टू 2। तो आप तो जानते हो हीट के लिए हमने जब कार्नोट इंजन की बात हमने पहले की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हीट का जो आपका रेशियो है वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर किया था। तो Q1 बाई Q2 की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये T1 अपॉन T2 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये Q3 इधर आएगा तो प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा यहाँ पे। तो Q1 बाई Q2 को हम लोग लिख सकते हैं T1 बाई T2 और Q3 बाई Q2 को लिख सकते हैं बच्चों T3 बाई T2। ये काम तो हम लोग कर सकते हैं कार्नोट से। और एक बार फिर T2 को LCM ले लो और T2 को उधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2, तो 600 प्लस 400 1000 बाई 2, दिस इज 500 केल्विन। तो जिसने एफिशिएंसी को इक्वल करके बनाया ना उसका गलत हो जाएगा। आपको वर्क इक्वल दिया हुआ है, एफिशिएंसी इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, समझ गए ना? तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 500 केल्विन होगा, और जो आपका आंसर नंबर 2। तो इसे जल्दी से राइट डाउन कर लो। चलो लिख लिया आपने। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब देखो यहाँ पे ये और भी मज़ेदार हो गया। अब यहाँ पे एक इंजन नहीं है बल्कि 3 इंजन सीरीज में लगे हुए हैं। ज़्यादा ध्यान से देखो, 3 कार्नोट इंजन्स ऑपरेट इन सीरीज बिटवीन ए हीट सोर्स एंड एट टेम्परेचर T1 एंड हीट सिंक एट टेम्परेचर T4। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, अब क्या दिमाग लगाना है ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला, ये सोर्स, ठीक है ना, सोर्स। अब यहाँ से ये इंजन नंबर 1 है, इसने हीट लिया, फिर वर्क किया, फिर हीट सप्लाई कर दिया T2 को, फिर इंजन 2 ने यहाँ से हीट लिया, फिर वर्क किया, फिर सप्लाई कर दिया इसको, फिर इसने जो इंजन नंबर 3 ने इसी से हीट लिया, फिर कुछ वर्क किया, है ना, W1, W2, W3 एंड फाइनली आपको T4 को सप्लाई कर दिया। ये पूरा माजरा है जो देख सकते हो। और क्या लिखा हुआ है, द 3 इंजन्स आर इक्वली एफिशिएंट। इस बार देखो क्या दिया हुआ है,
तीनों इंजन की जो एफिशिएंसी है, मान लो इंजन 1 की एफिशिएंसी नीटा 1, इसकी नीटा 2 और इसकी नीटा 3, ये तीनों इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब इसका सोर्स ये सिंक हो गया, जो इसका सिंक है इसके लिए सोर्स का काम किया, फिर इसका ये सिंक हो गया, जो इसका सिंक है वो इसके लिए सोर्स का काम किया, और तीनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम। तो आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो पहले तो आप क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद इसके ऑप्शंस को भी देख लो। ये ऑप्शंस हैं, या दोनों को एक साथ मैं करूं तो छोटा हो जाएगा, दोनों को अगर एक साथ हम लोग करें ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो देख लो आप इसमें भी, तो आप सॉल्व करो। तो बच्चों अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अब क्या है, पहला टेम्परेचर है T1, ये सोर्स का काम किया इंजन 1 के लिए, फिर इसके लिए सिंक हो गया आपका T2, सिंक कौन हो गया, T2 सिंक का टेम्परेचर, और उसके बाद यहाँ पे ये सोर्स का काम किया E2 के लिए, इसके लिए सिंक का काम किया T3, ये सोर्स का काम किया E4 के लिए, और इसका सिंक हो गया T4। सभी की एफिशिएंसी क्या है, सेम। तो नीटा 1 इक्वल्स टू बच्चों TH माइनस TL, है ना, T1 माइनस T2 अपॉन TH यानी T1, यही होता है एफिशिएंसी। TH माइनस TL, सोर्स माइनस सिंक, ऊपर से नीचे आ दें, हम लोगों ने पढ़ा नीचे से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस यहाँ हाई और यहाँ लो, तो यहाँ हर एक जगह वर्क करवाया जा रहा होगा, वर्क करवाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीटा 1। तो इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्लियर। इसी तरीके से नीटा 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन T2 क्या है, इसका सिंक है, T1 क्या है, सोर्स। तो इसके लिए E2 के लिए सोर्स कौन है, T2, सिंक कौन है, T3, तो लिख सकते हो T3 अपॉन T2, और नीटा 3 लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसके लिए सिंक कौन है, T4, तो T4 अपॉन T3। तो बच्चों यहाँ से जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नीटा 1 नीटा 2 सभी की एफिशिएंसी क्या है, सेम। तो जब सभी की एफिशिएंसी सेम है तो 1 1 1 ये तो सेम हो गया। रही बात ये वाला, तो ये भी सबका सेम होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3। ये रेशियो सबका क्या होगा, सेम। T2 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T2 इक्वल्स टू T4 बाई T3। क्लियर है। अब अपने को टेम्परेचर कौन कौन सा निकालना है देख लो, क्वेश्चन के चॉइस के हिसाब से चलना है, T2 और T3, और चाहिए T1 और T4 के फॉर्मेट में। तो एक काम करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग लिख सकते हैं T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3, और अगर इन दोनों को इक्वेट करके करें तो ये हो जाएगा T3 स्क्वायर इक्वल्स टू T2 इंटू T4। अब अपने को निकालना है T2, है ना, क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, T2, लेकिन किसके फॉर्मेट में चाहिए, T1 और T4 के फॉर्मेट में। तो T1 और T4, लेकिन यहाँ पे क्या है, T3 है। तो एक उपाय करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा T2 का पावर 4, और ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा T3 का स्क्वायर, और T3 के स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा T2 का पावर 4 और T1 स्क्वायर रहने दो, और T3 स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप T2 इंटू T4। अब एक T2 से ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा आपका T2 का पावर 3 इक्वल्स टू T1 स्क्वायर इंटू T4। हेंस यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो T2 इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर इंटू T4 का पावर 1/3। क्लियर है। तो ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, तो लग तो रहा है नंबर 2 में ऐसा लग रहा है वो मामला। आगे बढ़ते हैं, पहले T3 भी निकालना है हम लोग को, ठीक है।
अब एक काम करो, अब हमको T2 के अलावा क्या निकालना है बच्चों, T3। तो T3 के लिए क्या करोगे, तो देखो T3 इक्वल्स टू क्या है आपका, T3 स्क्वायर इक्वल टू T2 इंटू T4 है। तो एक उपाय करते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अपने को। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे T3 स्क्वायर इक्वल्स टू T2 इंटू T4, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा T3 का पावर 4 इक्वल्स टू T2 स्क्वायर इंटू T4 स्क्वायर। अब T2 स्क्वायर, देखो T2 स्क्वायर क्या है, T2 स्क्वायर क्या है बच्चों, तो T2 स्क्वायर है आपका यहाँ पे T1 इंटू T3, T1 इंटू T3। तो T3 का पावर 4 इक्वल्स टू T1 इंटू T3 इंटू T4 का पावर 2। अब यहाँ से T3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका T3 का पावर 3 इक्वल्स टू T1 इंटू T4 का स्क्वायर। तो T3 इक्वल्स टू T1 T4 का स्क्वायर का पावर 1/3, ये आ जाएगा आपका T3। तो देखो T2 भी आ गया आपका और आपका T3 भी आ गया, दोनों T1 और T4 के फॉर्मेट में आया, 1/3 1/3, एक में T1 स्क्वायर है, एक में T4 स्क्वायर है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल कैलकुलेशन था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 1/3 भी है और बाकी चीज़ें भी मैच कर रही हैं। क्लियर। तो सीरीज वाला जो इंजन है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो आप देख लो इसको, तो आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो, एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, ये 19 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करो, कर लिया आपने, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। हाफ मोल, आधा मोल है भाई, हाफ मोल, और कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक। दिमाग देखो कहाँ कहाँ लगाना है। फिर क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और आपने टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज किया, 20 डिग्री टू 90 डिग्री। तो भाई कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक, तो आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में हम लोग करते क्या है, आइसोबारिक में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, कौन सा 7 है या 6 है, दिस इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सीधी सी बात है, वर्क डन आइसोबारिक में होता है बच्चों NR डेल्टा T, तो कुछ है ही नहीं, N के जगह हाफ लिख दो, R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 8.31, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में 8.31। और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर देखो क्या है, टेम्परेचर आपका यहाँ पे ऐसे तो रखना होता है केल्विन में, लेकिन डिफरेंस तो आपको पता है, डिग्री सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, सेम ही आना है। तो 20 डिग्री टू 90 डिग्री मतलब 70, तो यहाँ पे हमारा जो है ये आ जाएगा आपका 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, फिर ये आ गया आपका 8.31 इंटू दिस इज 35, इसको आप मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अगर ये आपका 8 त्रिक 24, 240 और 240 और 280 है ना, 240, अगर 30 होता ये और 8 से मल्टीप्लाई करते 30 को, तो 240 और ये 5 है तो 280, यानी 300 के करीब करीब आना चाहिए। तो अपने को देखना होगा कौन सा इसमें है, तो 300 के करीब करीब, बहुत बढ़िया। एक है ऑप्शन हमारे पास जो कि आपका कितना है, 291 जूल। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आराम से बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 291 जूल। तो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा फास्ट करना होगा एग्जाम में, क्लियर है ना, बहुत मुश्किल तो कैलकुलेशन है नहीं, इस तरीके से दिमाग लगा के। तो आपका आंसर हो गया 1। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ लिखने वाली बात ही नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द गिवन डायग्राम शोज 4 प्रोसेस
अब ये 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस सेम ऑर्डर गिवन बाय। बच्चे सीधी सी बात है, ये हो गया आपका आइसोबारिक। इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि आपको अब कोई दिक्कत है, आइसोबारिक। और ये हो जाएगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। अब रही बात इन दोनों में, जिसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है तो सी हो जाएगा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और ये जो बी होगा ये होगा आपका आइसोथर्मल। तो अब देखते हैं क्या क्या करना है हम लोग को। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में तुमको आंसर करना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है अपना? तो ऑर्डर क्या लगाना है मेरे को? पहले आइसोकोरिक। अब यहां पे लोग जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। तो पहले है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक कौन है मेरा? डी, सही बात है। फिर है आइसोबारिक। आइसोबारिक कौन है हमारा? ए। देखो बच्चे लोग, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन यहां पे आप जल्दीबाजी में मिस्टेक कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आइसोबारिक। उसके बाद कौन है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन है हमारा? बी, डी बी, डी ए बी। और लास्ट में हमारा है एडियाबेटिक, जो कि हो जाएगा सी। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी आपका ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो थी नहीं, बस यही है कि जल्दीबाजी में आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो, तो वो थोड़ा ध्यान देना। कोई डी ए सी बी कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो आपको देखना है। लिख लिया आप? चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इस क्वेश्चन को देखो और वीडियो पॉज करो और आप सॉल्व करो। देखो क्या कर रहा है। एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपेसिटी भी सी भी दिया हुआ, अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन बाय सर्टेन वॉल्यूम। उसको आइसोबारिक एक्सपेंशन में ले गए। द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस टू दैट ऑफ हीट सप्लाइड। सिंपल है भाई, एकदम सॉल्व करके देखो क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन एक टर्म यहां पे आपको देके कंफ्यूज करवाया गया, जो जल्दीबाजी में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। एक चीज देखना आप यहां पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। एक आइडियल गैस का एन मॉलिक्यूल है विथ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां मोलर वर्ड नहीं लिखा, इसने मोलर वर्ड नहीं लिखा। इसने जैसे क्या लिखना चाहिए था? एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। सीधा लिख दिया क्या इसने? हीट कैपेसिटी। तो अब आप कैलोरीमेट्री याद करो। कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। तो हीट कैपेसिटी में याद करो, हम लोग जब लिखते थे, सॉरी कैलोरीमेट्री में Q इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी, तो ये S जो होता था यूनिट मास के लिए होता था, और M और S दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बोल देते थे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, M और S के मल्टीप्लीकेशन को हीट कैपेसिटी, और सिर्फ S रहे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हीट कैपेसिटी। गैस के केस में हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू NC डेल्टा T। तो अगर सिर्फ C के बारे में बात होगी तो मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलेंगे, तो इसको हम लोग यहां पे क्या बोल देंगे? हीट कैपेसिटी। क्या बोल देंगे इसको हम लोग यहां पे? हीट कैपेसिटी। तो यहां जो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सी भी, ये हीट कैपेसिटी है। दरअसल ये n इंटू, दरअसल ये आपको दिया हुआ है n इंटू सी वी डैश। अब ये डैश मैंने जानबूझ के लगाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसको उसने इसी को सी भी बोल दिया है, उसकी मर्जी है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको यहां पे ये ध्यान देना होगा कि सी वी डैश दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वो हो जाएगा आपका CV अपॉन N, यानी हीट कैपेसिटी अपॉन N।
तब जाके ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी आएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी में ये मल्टीप्लाइड होता है। अब तो आपका काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? तो अब आप जानते हो Cp माइनस CV, अब CV डैश में लिख रहा हूँ मोलर हीट दिखाने के लिए, Cp डैश माइनस CV डैश, क्योंकि CV लिखने से आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये कभी कभी नोटेशन से आपको चौंका सकता है वो एग्जामिनर। Cp माइनस CV डैश इक्वल्स टू R। क्लियर? तो CV डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? CV अपॉन N, तो ऑटोमेटिकली Cp डैश माइनस CV बाई N इक्वल्स टू R। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा बच्चों, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, CV ये है हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल अब प्लस R, ये हो गया Cp डैश। ये तो टर्म के हिसाब से हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले आप इसको जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोल क्या रहा है? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे वो देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस टू द हीट सप्लाई। ठीक है ना? तो अब क्या है, उसको आइसोबारिक एक्सपेंशन से ले जाया जाता है। ये Cv उसको उसने डिफाइन किया था कांस्टेंट वॉल्यूम से, लेकिन एक्सपेंशन जो करवाया वो किससे करवाया? आइसोबारिक, यानी कांस्टेंट प्रेशर। तो आइसोबारिक में हमको रेशियो निकालना है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो बहुत आराम से हो जाएगा, अभी देख लो आप। तो चलो देखो, ये लिख लिया आपने। अब आइसोबारिक में आप जानते हो, आइसोबारिक के केस के लिए, आइसोबारिक के लिए Q इक्वल्स टू लिखोगे NCp डेल्टा T। अब वर्क डन के लिए लिखोगे NR डेल्टा T, है ना? तो अभी फिलहाल Cp डैश बोलेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो आपको W अपॉन Q लिखना है। तो W के लिए लिख दोगे NR डेल्टा T और इसके लिख दोगे NCp डैश डेल्टा T। तो देखो NN कैंसिल, डेल्टा T कैंसिल, ऊपर R नीचे Cp डैश। और Cp डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? Cp डैश की वैल्यू निकाली थी CV अपॉन N प्लस R, है ना? तो यहां लिख सकते हैं हम लोग CV अपॉन N प्लस R। अब ये N आप एलसीएम ले लोगे तो एक N ऊपर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NR अपॉन CV प्लस NR। क्लियर? तो अब यहां पे हम लोग देखें कौन सा आंसर आएगा। तो NR अपॉन CV प्लस NR, राइट, फोर्थ नंबर। तो ये दिमाग यहाँ पे आपको लगाना था। ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? आइसोबारिक के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आइसोबारिक ही लिखा हुआ है। तो इसे जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो यहां लिखा हुआ है फॉलोइंग फिगर शोज टू प्रोसेस, दो प्रोसेस है A और B फॉर ए गैस। डेल्टा QA डेल्टा QB आर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन टू केसेस एंड डेल्टा UA एंड डेल्टा UB आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। देन, तो बच्चों ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बन जाएगा। देखो इनिशियल स्टेज ये और फाइनल स्टेज यहाँ है, तो चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तो आपका एक बात तो पक्का है कि जो स्टेट फंक्शन होता है आपका इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा UA मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा UB, है ना? चाहे A प्रोसेस से जाओ चाहे B प्रोसेस से जाओ। तो पहले तो ये बराबर वाला हो गया, तो ऊपर वाला दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। रही बात अब हीट की बात, तो तुम सीधी सी बात है, हीट पाथ फंक्शन है। तो देखो आपको पता है ना Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U होता है। और अगर देखें तो इन दोनों में जो एरिया है, अगर अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लो ये ऐसे है और दूसरा कैसे है, ऐसे, तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया ज़्यादा होगा, है ना? A वाले का एरिया ज़्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू B वाले का। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि WA ग्रेटर होगा WB से। तो अगर डेल्टा U दोनों केस में सेम है तो जिसका वर्क ज़्यादा उसके केस में ज़्यादा हीट लगेगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि आपका डेल्टा QA
मतलब ए आई से एफ में जाने में जो ए वाला पाथ है उसमें आपको ज़्यादा हीट लगेगा, क्योंकि वर्क ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हीट और वर्क तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और डेल्टा यू तो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी, और जबकि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। When heat Q is supplied to diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature rise by delta T. The heat required to produce same change in temperature at constant pressure is. तो पहले constant volume से चल रहे हो और फिर constant temperature से, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर से, तो पहले आपको क्यू देना पड़ा, तो फिर कितना देना पड़ेगा। तो आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत आसान है। कर लिया आपने सॉल्व, चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया कौन सा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन में देखो, पहले आप आइसोकोरिक प्रोसेस में थे, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में Q इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू लिखोगे NCV डेल्टा T, है ना। और फिर आप किस में चले गए, आइसोबारिक, और आइसोबारिक में क्या लिखोगे, तो Q डैश मान लेते हैं NCP डेल्टा T। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी है इस क्वेश्चन में। तो अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो Q डैश अपॉन Q और N डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो CP अपॉन CV एंड दिस इज गामा। तो Q डैश इज इक्वल टू गामा इंटू Q। और ये कौन सा गैस है बच्चों, शायद डायटोमिक है, देख लो डायटोमिक है। और टेम्परेचर चेंज दोनों में सेम ही रखना है ना, सेम चेंज, इसलिए डेल्टा T को मैंने कैंसिल कर दिया। और गामा डायटोमिक के लिए होता है 7/5, जैसा कि तुम जानते हो। तो आपका जो नया हीट लगेगा आइसोबारिक में, वो आइसोकोरिक के तुलना में 7/5 टाइम्स लगेगा। तो 7/5 Q आंसर हो गया। तो कौन सा हो गया, 7/5, दैट इज आंसर नंबर 4th। ओके, तो राइट डाउन कर लो किसी को लिखना है तो बच्चों अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मैं इसका DPP को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका PDF का लिंक। तो पहले आप लेक्चर को अच्छे से देख लेना, फिर ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन जो टोटल हैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नीट के 2019, नीट 13, नीट 11, नीट 2007, नीट 6, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे दे दिए ताकि आपको कभी भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। एम्स के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। ओके बच्चों।